एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेदन। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का इंपोर्टेंस नोट्स करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में करा था हमने यूरोपीय संघ और पार्ट 2 में करा था हमने आसियान और आज पार्ट 3 में करेंगे हम चीन का विकास। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी नहीं देखा है आपने तो अब मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। देन पार्ट 3 को करें ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। चीन का विकास 1949 की क्रांति के दौरान 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा और चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया और चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया और चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया और चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो उससे क्या हो रहा था कि बाधा उत्पन्न हो रही थी और सबसे आगे कौन बढ़ गया था कि चीन ने सुविधाएं दी, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए विश्व देशों से सबसे आगे निकल गया था और उन्हें बढ़ती जनसंख्या के कारण बाधा उत्पन्न कर रही थी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बाधा भी उत्पन्न करेगी और कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी और कृषि परंपरागत तरीकों से आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो क्या था स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कि चीन का विकास कैसे हुआ कि चीन ने 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी 1949 में और शुरू में ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और इसको प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया और चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने में सबसे आगे निकल गया था। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी और कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चीन में सुधारों की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। क्या किया है चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाया और उससे क्या किया कि राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। कब किया? 1972 में। और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुलेदार की नीति की घोषणा की और 1978 में क्या किया कि नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुलेदार की नीति का घोषणा की और 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। फ्रेंड्स, सने लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सने ज़रूर लिखना है एग्जाम में कि 1982 में खेती का निजीकरण किया गया
और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष अधिकार क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए और 1998 में निजीकरण किया गया और चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चीन। और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया और इस तरह क्या किया कि दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उम्मीद है फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि चीन में किस तरह से सुधार हुए। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुलेदार की नीति की घोषणा की और 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष अधिकार क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए और चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। अब देखते हैं चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है और वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। वहाँ की जो महिलाएं हैं उसके लिए रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है और गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है और गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है और विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। फ्रेंड्स आपको नकारात्मक पहलू भी पता लग गए होंगे चीन में कि वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ और पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। वह महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है और विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई और चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चीन के साथ भारत के संबंध और विवाद के क्षेत्र में। अब चीन के साथ कैसे संबंधित है भारत के वो देखते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए और चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना और चीन के द्वारा पाकिस्तान को मदद दी गई और चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है और जो चीन है वो भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया और चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से ये प्रस्ताव निरस्त हो गया और चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से ये प्रस्ताव निरस्त हो गए और भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया और भारत ने
अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक से होती हुई गुजरेगी, उस भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है कि भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किए, और जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया और महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक से होती हुई गुजरेगी, और उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। और वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर अधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे कि दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। और इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा हो गया। क्या हुआ कि 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर अधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, और जिससे कि दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। और इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रूप को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे थे, कैसे विवाद क्षेत्रों में कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए, और 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किए गए, और चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, और चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से ये प्रस्ताव निरस्त हो गया। और चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक से होती हुई गुजरेगी, और उसे भारत को घेरने की रणनीति का तौर पर लिया जा रहा है। और 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और आधिपत्य दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, और इससे देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। और इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रूप को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चीन के साथ भारत के संबंध। अब चीन के साथ भारत के कैसे संबंध है और सहयोग का दौर। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1970 के दशक में चीन नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख चल रहे हैं, और 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, और 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की, और और दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए, और दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है, और 1999 से द्वीपीय देश व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। और विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश संयोग द्वारा हल निकालने पर भी राजी हुए, और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के मध्य में एक जैसी नीति अपनाई, और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने
विश्व व्यापार संगठन जैसे कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के माध्यम में एक जैसी नीति अपनाई। उम्मीद है फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे थे, संयोग का दौर क्या था, कि 1970 के दशक में चीन नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे थे और 1998 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और इसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की भी पहल की और दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए और 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है और विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठनों के माध्यम में एक जैसी नीति अपनाई है। फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।